इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के पार्ट 7 तक के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर चुके हैं। आज पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 में हमने 110 क्वेश्चंस तक सोल्व किया है। पार्ट 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 111, इसको सोल्व करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS रूल के अनुसार जो सिंगल फेज घरेलू वायरिंग होती है उसमें कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होता है। तो BIS रूल के अनुसार जो कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का साइज होता है मिनिमम वो होता है 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। फोर्थ ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एक्साइटिंग अर्थ। अर्थिंग में जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना। इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ाकर हम अर्थ रेजिस्टेंस के मान को कम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज। मिट्टी के गड्ढों में हमेशा गीली स्थिति रखना। बी ऑप्शन एक सही आंसर लग रहा है, पर बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है एडिंग मोर सैंड एंड चारकोल इन अर्थ पिट्स। मिट्टी के गड्ढों में और अधिक रेत डालना और लकड़ी का कोयला डालना। ये मटेरियल यूज करते हैं हम अर्थिंग करने के लिए जब गड्ढों में मटेरियल डाला जाता है, लेकिन यदि हमें अर्थ के रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम उसे हमेशा गीली कंडीशन में रखते हैं, मतलब उसमें नमी को बनाए रखते हैं। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। ये ऑप्शन भी गलत है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि यदि जो मिट्टी के गड्ढे हैं उनमें हम नमी बनाए रखें तो अर्थ रेजिस्टेंस के मान को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 113, वाई AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग करके जब हम पृथ्वी प्रतिरोध को मापते हैं तो उसमें AC की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेगुलेट द करंट। करंट को नियमित करें। करंट तो अपनी स्थिति को चेंज करता रहेगा। AC में करंट तो नियमित नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाएं। बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक EMF होता है, उससे बचने के लिए, उसके हस्तक्षेप से बचने के लिए हम AC की आवश्यकता होती है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा, क्योंकि यदि हम DC का यूज़ करेंगे तो उसमें एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, और बैटरी क्या है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक EMF के इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम AC का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को खोजने का सूत्र क्या है। वोल्टेज ड्रॉप को खोजने का या वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है वो है V = IR, जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप / IR वोल्ट। ए ऑप्शन एक सही आंसर है। बी ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप I² × R वोल्ट। ये तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप = I/R वोल्ट। सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप = IR/2 वोल्ट। डी ऑप्शन भी गलत है। वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वोल्टेज ड्रॉप = होता है IR वोल्ट, मतलब V = IR। ए ऑप्शन एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर अ पावर सब सर्किट एज पर IE रूल्स। IE रूल के अनुसार पावर सब सर्किट में मैक्सिमम जो अनुमेय लोड होता है वो कितना होता है। तो IE रूल के अनुसार जो पावर सब सर्किट के लिए एक परमिसिबल लोड है वो होता है 3000 वाट। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 800 वाट। 800 वाट डोमेस्टिक सब सर्किट के लिए, मतलब घरेलू सब सर्किट के लिए 800 वाट एक IE रूल के अनुसार अनुमेय भार है, तो ए ऑप्शन गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया 1500 वाट, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है 2000 वाट, ये भी गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है 3000 वाट, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। IE रूल के अनुसार जो पावर सब सर्किट होता है उसमें अधिकतम अनुमेय भार 3000 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 116, विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। कंज्यूमर मेन बोर्ड पर किस स्थान पर जो सेवा कनेक्शन होती है, मतलब जो सप्लाई कनेक्शन आ रहा है उसकी आपूर्ति को जोड़ा जाता है, किस पॉइंट पर हम जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया IC कटआउट। मेन सप्लाई से कंज्यूमर मेन बोर्ड को IC कटआउट के माध्यम से नहीं कनेक्ट किया जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मेन स्विच। मेन स्विच में भी कंज्यूमर मेन बोर्ड को कनेक्शन सप्लाई के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है एनर्जी मीटर। सर्विस मेन सप्लाई से कंज्यूमर मेन बोर्ड को जो कनेक्ट किया जाता है वो एनर्जी मीटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, उसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार का टेस्ट हो रहा है। तो ये जो टेस्ट हो रहा है पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोलैरिटी टेस्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो एक डायग्राम दिखाया गया है कि पोलैरिटी टेस्ट को किया जा रहा है, ये एक टेस्ट लैंप लगा है, इसके माध्यम से हम पोलैरिटी को चेक कर सकते हैं। ये दो वायर के द्वारा अलग अलग टर्मिनल पर टच करके हम पोलैरिटी को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। जो डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन होता है उसमें लीकेज करंट क्या होता है।
डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो लीकेज करंट होता है वो फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन दिया है 1/5000 गुणा फुल लोड करंट, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, नए घरेलू तारों की स्थापना का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के द्वारा एक छोटे मान के रेजिस्टेंस को मापा जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है मेगर, बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है शंट टाइप ओममीटर। शंट टाइप ओममीटर के द्वारा हम लो रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है सीरीज टाइप ओममीटर। सीरीज टाइप ओममीटर के द्वारा हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन भी गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, इसमें किस प्रकार का टेस्ट किया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट की एक टर्मिनल को सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, वायरिंग के साथ कनेक्ट किया है, दूसरे टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट किया, मतलब यहाँ कंडक्टर और अर्थ के बीच एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट का एक डायग्राम हम पहले देख चुके हैं, तो ये पोलैरिटी टेस्ट नहीं है। बी ऑप्शन दिया है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट भी इस डायग्राम के द्वारा नहीं किया जा रहा, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स, कि दो कंडक्टर्स के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जा रहा है। सी ऑप्शन भी गलत आंसर है, क्योंकि दो कंडक्टर्स के बीच नहीं, अर्थ और मतलब पृथ्वी और कंडक्टर के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स एंड अर्थ, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? जो सिस्टम अर्थिंग होती है वो जनरेटिंग स्टेशंस पर की जाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनरेटिंग स्टेशन, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्टॉलेशन। इक्विपमेंट अर्थिंग या डोमेस्टिक अर्थिंग को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए डोमेस्टिक अर्थिंग की जाती है, ना कि सिस्टम अर्थिंग, तो डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मैगर। मैगर का उपयोग करके हम किस टेस्ट को कर सकते हैं? मैगर के द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को मापा जाता है। जो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मापते हैं हम वो मैगर के द्वारा मापते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोलैरिटी टेस्ट, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। मैगर के द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैम्प ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। जो घरेलू तारों का परिपथ होता है उसमें यदि लैंप डिम हो रहा है, मतलब लैंप कम ग्लो कर रहा है और मोटर धीमी गति से चल रही है, तो उसका क्या कारण है? और हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन। यदि न्यूट्रल लाइन में सर्किट ओपन हो गया है तो वो धीमी नहीं चलेंगे, कोई भी इक्विपमेंट धीमा नहीं चलेगा, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स। दो कंडक्टर के बीच यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो बी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन दिया है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मूल्य श्रृंखला प्रतिरोध दोष, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ओपन सर्किट इन द अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर पृथ्वी कंडक्टर में यदि खुला सर्किट है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग के लिए कौन सी वायरिंग इंस्टॉलेशन की जानी चाहिए? अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ा है कि सिस्टम अर्थिंग जो होती है वो कहाँ की जाती है, तो हमने देखा था वो जनरेटिंग स्टेशन पर सिस्टम अर्थिंग को किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सब स्टेशन, तो ये ऑप्शन एक सही आंसर है। बी ऑप्शन दिया है गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग में हम सिस्टम अर्थिंग का यूज़ नहीं करते हैं। सी ऑप्शन दिया है डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में भी सिस्टम अर्थिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है कमर्शियल वायरिंग। कमर्शियल वायरिंग में भी सिस्टम अर्थिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग का जो यूज़ किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन से, जितने भी सब स्टेशन है हमारी स्टेशन पर सिस्टम अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। पृथ्वी प्रतिरोध मापन की किस विधि को इस डायग्राम में दिखाया गया है? ये अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर मेथड है, इसके द्वारा हम अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है वो एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉल ऑफ करंट, करंट का गिनना, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया फॉल ऑफ पोटेंशियल, बी ऑप्शन एक सही आंसर है। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड जो होता है इसी प्रिंसिपल पर हमारा अर्थ टेस्टर भी वर्क करता है, यही डायग्राम में हमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शंस एज पर आई रूल्स। आई नियम के अनुसार जो न्यूट्रल कनेक्शन होते हैं उसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस। प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग करते हैं तो हम जो न्यूट्रल कनेक्शन है उनमें जो हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। बी ऑप्शन दिया है प्रोवाइडिंग बाय प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग के द्वारा हार्मोनिक डिस्टोर्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन गलत है।
सी ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, कंडक्टर के आकार को बढ़ाकर, कंडक्टर के आकार को बढ़ाकर भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है प्रोवाइडिंग पैरेलल अर्थिंग, पैरेलल अर्थिंग प्रोवाइड करा के हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को रोक सकते हैं, नहीं रोका जा सकता है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। यदि इम्पीडेंस के थ्रू अर्थिंग की जाए तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में जो करंट रिवर्सर है उसका क्या काम है, डीसी जनरेट को करंट रिवर्सर एसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, गलत है, वो डीसी को एसी में करता है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ डीसी, पोलैरिटी को चेंज नहीं करता है, इसने बोला कि पोलैरिटी को चेंज करता है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया चेंजेस डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई, सी ऑप्शन एक सही आंसर है, डीसी आपूर्ति को वो एसी आपूर्ति में बदलता है करंट रिवर्सर। डी ऑप्शन दिया रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द जनरेटर, जनरेटर के जो घूमने की दिशा है उसको पलट देता है, डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जो होते हैं उनकी तुलना में जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं उनका क्या फायदा है। स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होते हैं सॉलिड कंडक्टर की तुलना में वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉस्ट इज लेस, लागत कम है, ये गलत है, लागत तो उनकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडक्टर्स को गूंथ दिया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर जो बनाया जाता है बहुत सारे कंडक्टर को ट्विस्ट करके बनाया जाता है, जो लागत में कम नहीं होता, तो ए ऑप्शन तो गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है, बी ऑप्शन एक सही आंसर है। जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेरिजन टू सॉलिड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 130, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड, पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम कर सकते हैं, यदि उस मिट्टी के गड्ढे में नमी बनाए रखें तो पृथ्वी का प्रतिरोध कम रहेगा, ये भी ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, डबल अर्थिंग प्रदान करके, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग द पिट डेप्थ फॉर अर्थिंग, अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम करना, गड्ढे की गहराई को कम करेंगे तो वहाँ नमी नहीं रह सकती, एनवायरमेंट के टेम्परेचर या सूरज के प्रकाश के द्वारा वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वहाँ नमी को हम बना के नहीं रख सकते, गड्ढे की जो गहराई होती है उसको कम नहीं रखना होता, ज़्यादा रखना होता है, तो बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर भी प्रतिरोध को कम नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई को घटाकर, ये ऑप्शन भी गलत है, तो जो हमारा सही आंसर है वो है ए, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, डबल अर्थिंग को प्रोवाइड करा के हम पृथ्वी के प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाइंग एसी टू द इलेक्ट्रोड्स फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस, पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको एसी की आपूर्ति देने का, मतलब एसी की सप्लाई दी जाती है, उसका क्या रीज़न है। ये क्वेश्चन भी रिपीटिंग है, हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। एसी का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट के ईएमएफ के इंटरफेरेंस से बच सकें, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड प्रोवाइड कराता है, ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट द कॉइल्स इन द मीटर, मीटर में कॉइल को सुरक्षित रखता है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट इन द मीटर, मीटर में करंट के मान को कम करता है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, डी ऑप्शन एक सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाई द पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट 0 ऑन द स्केल एज द मैगर इज नॉट इन यूज, जब मैगर को हम यूज़ नहीं करते हैं तो पॉइंटर जो पॉइंटर स्केल है वो 0 पर क्यों नहीं रहता है। जब हम मैगर को यूज़ नहीं करते हैं तो वो मैगर का जो पॉइंटर है वो 0 पर स्थिर नहीं रहता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो टॉर्क को अब कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो 0 पर स्थिर नहीं रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, ए ऑप्शन हमारे सही आंसर है, जो टॉर्क है उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा है तो वो 0 पर स्थिर नहीं रहता है। बी ऑप्शन दिया प्रोवाइड विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ उसको प्रोवाइड किया गया है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 133, विच इज प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में जो ओम मीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ओम मीटर की नीडल के जो डिफ्लेक्शन होता है वो जो 2 कॉइल्स लगी हैं उनमें करंट रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है करंट इन करंट कॉइल, करंट कॉइल में करंट के प्रोपोर्शनल होता है, गलत है, क्योंकि दोनों कॉइल में जो करंट है उनके रेशो के प्रोपोर्शनल होता है, ये सिर्फ एक कॉइल की बात की गई है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया है करंट इन पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल में करंट के प्रोपोर्शनल होता है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है स्पीड ऑफ द हैंडल रोटेशन, हैंडल रोटेशन की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया रेशियो ऑफ द करंट इन 2 कॉइल्स, 2 कॉइल में जो करंट का रेशियो है उसके अनुपात में होता है हमारा ओम मीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134,
विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है फॉलो पोटेंशियल मेथड पर वर्क करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेल्फ इंडक्शन, ए ऑप्शन एक गलत है। बी ऑप्शन दिया है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है फॉलो पोटेंशियल मेथड, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा मोटर की डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन दैन इक्विपमेंट अर्थिंग। जो सिस्टम अर्थिंग है वो उपकरण अर्थिंग से उपयोग में भिन्न क्यों है। सिस्टम अर्थिंग हमने पढ़ा है जो जनरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जो भी हमारे स्टेशन हैं उन पर हम सिस्टम अर्थिंग का यूज़ करते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन ओनली, यह केवल मानव की रक्षा करता है, ये ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल सर्किट फॉल्ट्स, यह सभी सर्किट दोषों से बचाता है। ये वाला यूज़ हम इक्विपमेंट अर्थिंग में देख सकते हैं, जो हमारी उपकरण अर्थिंग होती है उसमें देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत है। सी ऑप्शन दिया है इट इज एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग, यह करंट ले जाने के साथ से जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया इट इज कनेक्टेड टू द नॉन करंट कैरिंग मेटल वर्क, यह गैर धारावाही धातु कार्य से जुड़ा है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ पर्सन रिसीव्स अ शॉक करंट ऑफ 20 एम्पियर। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका लगता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है नो सेंसेशन, कोई आभास नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। 20 मिली एम्पियर का झटका लग रहा है तो उसे आभास तो जरूर होगा, ए ऑप्शन एक गलत है। बी ऑप्शन दिया पेनफुल शॉक, बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। हृदय आघात, हृदय आघात के लिए 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा की करंट चाहिए होगी, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, डी ऑप्शन भी गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबीज आर यूज्ड। कौन से विद्युत उपकरण है जो एल श्रृंखला प्रकार एमसीबी का उपयोग किया जाता है। जो एमसीबी है उसको कुछ सीरीज में बांट दिया गया है, जैसे एल सीरीज, जी सीरीज। एल सीरीज का टाइप पूछ रहा है कि जो एल सीरीज की एमसीबी होती है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है। एल सीरीज जो एमसीबी है वो गीजर में, जितने भी हमारे हीटिंग इक्विपमेंट होते हैं उनमें एल सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के लिए हम जी सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। जो जी सीरीज एमसीबी होती है वो उन सर्किट को प्रोटेक्ट करती है जो इंडक्टिव लोड्स के साथ होते हैं, तो बी जो ऑप्शन है लोकोमोटिव, इसमें हम जी सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन दिया है हेलोजन लैंप्स, हेलोजन लैंप्स में भी जी सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर मतलब एसी में भी जी सीरीज एमसीबी का यूज़ किया जाता है। एल सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं गीजर के लिए, जितने भी हीटिंग इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए हम एल सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन है उसमें मेगर की रीडिंग क्या होगी, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया है तो मेगर जो है हमारा जीरो रीडिंग शो करता है। ये मेगावाट इसमें मिस प्रिंट हुआ है, मेगावाट ना होकर ये मेगा ओम में है, तो 138 का ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। ऑप्शन दिया है 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम वो तब कोई रीडिंग दिखा रहा होगा जब किसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। सी ऑप्शन दिया है 500 मेगा ओम, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डी ऑप्शन दिया है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मेगर तब शो करता है जब सर्किट हमारा ओपन होगा, तो डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग का क्या फ़ायदा है। यदि किसी भी कंडक्टर में जॉइंट लगा दिया, किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को जोड़ दिया है, उनमें क्रिम्पिंग कर दिया, तो उसका फायदा ये होता है कि वो कनेक्शन को लूज नहीं होने देता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गिव्स नीट अपीयरेंस, साफ सुथरा रूप देता है, ए ऑप्शन एक गलत आंसर है। बी ऑप्शन दिया है रिड्यूस लोड करंट, लोड करंट को कम करता है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है अवॉइड लूज कनेक्शंस, लूज कनेक्शन से बचाता है, बिल्कुल सही है। क्रिम्पिंग का यही फायदा है कि वो हमें लूज कनेक्शन से बचाता है, कनेक्शन को लूज नहीं होने देता है। डी ऑप्शन दिया है इजी टू रिप्लेस, बदलने में आसानी होती है, डी ऑप्शन भी गलत आंसर है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट 8 में हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन यदि समझ ना आया हो, किसी क्वेश्चन में आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।